ये खुद चीख चीख कर चिल्लाता है और यहाँ पर हम गिरेंगे तो फिर हमको उठकर फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा ना, रुकावटें होंगी, रुकावटें आएंगी, संदेह करने वाले भी आएंगे और गलतियां भी होंगी। हमसे गलतियां नहीं होती हैं क्या? होती हैं। हेलो प्यारे बच्चों, तो जिन बच्चों का भी नीट 2025 का पेपर सही नहीं हुआ है और उन्हें लगता है कि उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमें पर्सनल कॉल्स पे कॉल भी कर सकते हैं और हमसे अनअकैडमी कोटा में आके मिल भी सकते हैं। लेकिन अब ये जो हम आज बताने जा रहे हैं वो है नीट 2026 के लिए, कि कुछ बच्चों ने ठान लिया कि 2026 में वो करके दिखाएंगे और उन्होंने नेक्स्ट तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे सर आप भी देख रहे होंगे लगातार कॉल्स आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि सर नीट 2025 का पेपर टफ है, तो अब 26 में क्या तैयारी करें? क्या लगता है आपको? सर एकदम आपने सही बोला है। इस समय का जो समय चल रहा है, इस समय की जो परिस्थिति चल रही है, देखिए परिस्थिति हर किसी के जीवन में हर तरह की आती है, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं हो जाता कि जीवन में आगे हमें क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। जैसे बोलते हैं ना, सोचा है तो पूरा होगा, सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना है, तुझे दुनिया से बाद में पहले अपने आप से खुद से लड़ना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस समय बहुत बच्चों के मन में 2026 को लेके ये आ रहा है कि सर बताइए, क्या 2026 का पेपर भी इसी तरह से टफ आएगा, या 2026 का पेपर इजी आएगा, या सर जिनके नंबर कम आए हैं क्या वो 2026 के लिए कैपेबल हैं, क्या हमें इस लाइन पर आगे चलना चाहिए, या सर इस लाइन से हमें डेविएट हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं सर, आपके पास भी प्रश्न आ रहे होंगे। बिल्कुल सर, मेरे पास भी यही कॉल में आता है कि सर अब एडवांस, जैसे फिजिक्स की बात करूँ सर, फिजिक्स पेपर टफ आया था कि सर अब क्या हम एडवांस लेवल की तैयारी करें, जिन्होंने टारगेट सोच लिया है कि सर क्या हम ये वाली बुक खरीद ले, ये वाली बुक खरीद ले, सर हम क्या पढ़ें कि हमारे पूरे मार्क्स आ जाएं। तो यार इन सब चीज़ों का आंसर्स देना इंडिविजुअली बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। तो हमने सोचा क्यों ना एक कंटेंट बनाया जाए, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन दी जाए कि बेटा कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने ऐसे से कहा कि चलिए सर कुछ बताते हैं बच्चों को कि कैसे पढ़ना है। तो बच्चों में आपको बताऊं कि फिजिक्स की बात करें तो मेरा पर्पस ये है कि फिजिक्स में बेसिक हम क्या करते हैं, हमेशा पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस कराते हैं और ज्यादा फोकस करते हैं होमवर्क करने पे, कि आप जितना ज्यादा होमवर्क करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। अब आज तक तो क्या था नीट 2024 से तक कि बच्चा कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, जो नहीं मानते थे वो भी सेलेक्ट हो जाते थे, अच्छा कर लेते थे क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा कम आता था। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल जिस बच्चे ने फॉलो अभी तक किया है उसको इस नीट 2025 में भी कोई प्रॉब्लम ज्यादा आने वाली है नहीं। बेसिक क्या था? बेसिक सिंपल था कि आपको डेली नोट्स बनाने हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार बोलता था क्लास में कि ड्रॉपर बैच में बच्चा गलती यही करता है कि वो स्लाइड से पढ़ने की कोशिश करता है कि नोट्स क्या लिखूं, नोट्स तो मेरे पास पुराने हैं। एक चीज और भी देखा सर, ड्रॉपर बच्चे में क्या होते हैं, वो पुराने नोट्स ओपन कर लेते हैं, सोचते हैं मैं नया नोट्स नहीं लिखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक मुझे लगता है, आप कोई चीज 4 बार पढ़कर देख लो और आप उसी चीज को 2 बार लिखकर देख लो, 2 बार लिखना 4 बार पढ़ने से ज्यादा इफेक्टिव बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स बनानी चाहिए आपको, नोट्स बनाइए। उसके अलावा जब आपको होमवर्क दिया जाए टाइमली होमवर्क करिए, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 जो भी आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स में एक्सरसाइज होती है सारी एक्सरसाइज करिए। इलस्ट्रेशन सॉल्व एग्जांपल्स करने चाहिए। अब जनरली क्या होता है, हम केवल एक ही पीवाईक्यू वाली इस पे चल जाते हैं एक्सरसाइज पे और फिर सोचते हैं कि अपन अच्छा कर लें, तो हर बार ऐसा हर पेपर के लिए वैलिड नहीं हो पाता है। इसलिए बेसिक वही करना है बेटा, होमवर्क पूरा करना है, नोट्स बनाने हैं और सॉल्व एग्जांपल्स भी करने हैं। ऐसे मैं कुछ आपको डेमो दिखाने चाह रहा हूँ कि जो अनअकैडमी के मॉड्यूल्स है, मतलब किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स में अगर आप देखो, जैसे अनअकैडमी के मॉड्यूल्स की बात करूं, जो क्वेश्चन नीट 2025 के थे आप देखिए सेम प्रिंसिपल, कुछ क्वेश्चन तो एकदम सेम है। मैं नीचे टैग करके भी लाया हूं कि कैसे हैं, कि कॉन्सेप्ट बिल्डर्स हो, एक्सरसाइज हो, ये सेम क्वेश्चन नीट 2025 ये एक्सरसाइज 2 का टैगिंग किया हुआ है बकायदा कि कैसे क्वेश्चंस हमारे कंटेंट से आते हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया वेव का। तो एक्चुअली में जिन्होंने होमवर्क किया होगा, जैसे हमने पूरा ये मॉड्यूल डिस्कस किया है, तो बच्चों ने हमें बताया कि सर सारा पेपर मॉड्यूल से था, बस हम एग्जाम्पल्स को नहीं करते थे। देखिए एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आए हैं, पूरे एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन रहा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल एक ही एक्सरसाइज करना, और ये ऐसा ही हम पढ़ते हैं क्लासेस में। आप देखेंगे क्लास नोट्स में भी सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि जो मॉड्यूल में होगा वैसे क्वेश्चन हम क्लास में कराएंगे। हर कोचिंग का जो मॉड्यूल होता है ना बेटा, वो मोस्ट ऑफ द कंटेंट कवर करता है, मगर दिक्कत ये होती है कि वो कंटेंट पढ़ने के लिए हमारी कॉपियों में होता ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं स्लाइड से, हम पढ़ते हैं पीवाईक्यू बेस्ड चीजें। एक्चुअली में अगर आप सब चीज बेसिक से पढ़ोगे तो सब कुछ आपके पास कवर्ड होगा। देखिए ये किसी बच्चे ने जिसका नीट 2025 में पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उसे देखिए ये
सारा वो बनाया हुआ है, और उसी के नोट्स से मुझे पता लगा कि ये सब कुछ नोट्स में कवर होता है। उसने बताया कि सर सब नोट्स में कवर्ड है। थोड़ा सा पीडीएफ स्लो चल रहा है, देखिए इसमें आप 4 वाला क्वेश्चन भी है, सब कॉपियों में है, सब कॉपियों में हमने कराया है। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉपी में पढ़िए, चाहे आपने मॉड्यूल की एक्सरसाइज करिए, अगर आप क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे, तो पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगा। बस पेपर प्रैक्टिस जो करनी इस है। बार पेपर था ना सर, देखा जाए तो एक तरह से ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। और जैसा कि क्लास में हम लोग पहले भी बताया करते थे कि अगर कभी आपको 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे लगने लग जाए जो बहुत ही डिफिकल्ट हैं, तो प्लीज आप उसी समय रुको और एक बार उस पूरे पेपर को देख लो, कहीं बिल्कुल। इसमें इजी इजी क्वेश्चंस तो नहीं है जिन्हें मैं पहले कर सकूं, या फिर अगर आपको लगने लगा कि नहीं ये पूरा पोर्शन ही टफ जा रहा है, अब रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि केवल फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, सबके नंबर बराबर हैं, इजी भी क्वेश्चंस होंगे। कई बच्चों ने कहा सर जहां पे मैंने बायो और केमिस्ट्री पहले स्टार्ट करी तो ठीक है, मैं फिजिक्स में 25 क्वेश्चन ही कर पाया, Exactly. लेकिन उसने वो चुन के 25 क्वेश्चंस कर लिए जो उसके सही होने वाले थे। बिल्कुल सर। ले नीट 2026 के बच्चों को भी मैं यही सिखाऊंगा, और यही हम बताते हैं क्लास में कि जब पेपर मुश्किल आता है तो हमें एक्चुअली इजी क्वेश्चंस छांटने होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताता हूँ आपको, मैं ऐसे बच्चों ने मुझे किया तो मैंने भी इवेल्युएशन करना शुरू किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस इवेल्युएशन से एक चीज पता चला। पहले चीज ये पता चली कि जो आपके मेजर टेस्ट होते हैं उनको भी आपको ईमानदारी से देना था, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए हैं। अनअकैडमी का मेजर टेस्ट लास्ट ईयर भी हिट रहा, बिल्कुल और सर। अनअकैडमी का मेजर टेस्ट इस साल भी हिट रहा। उसके साथ जब टीचर डिस्कशन करते हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि वो उसके आसपास की चीजों को भी डिस्क्राइब कर देते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और वो क्वेश्चंस भी आए हैं। आप लोग सीधे देख सकते हो, अगर आप देखना चाहें तो ये आपके सामने पूरे केमिस्ट्री का एनालिसिस है, जिसमें वन शॉट टीचरों ने लिया है, या फिर उन्होंने आपके सामने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दिए हैं, या फिर उन्होंने आपके सामने किसी तरह से क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई हुई है। ये आपके सामने सीधे देखिए एज इट इज आपके सामने बना हुआ है, एज इट इज क्वेश्चंस। थोड़े कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस का देखिए मॉडिफिकेशन, तो 4 तरह के ऑप्शन बनाने की कोशिश की है, हर एक चीज को कवर किया गया सर है। एनसीईआरटी भी है इसमें? पूरी ये सारा का सारा एनसीईआरटी से लिया गया। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद मैं बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी के बाहर उसने कदम ही नहीं रखा, और बस यही करना था। ऐसे सीधे के सीधे एग्जाम्पल्स उठ के आए हैं एग्जाम में, सब कुछ क्लास में कवर किया गया। टीचर को जहां लगा कि एनसीईआरटी से रिलेटेड कंसेप्ट मुझे और एक्स्ट्रा बताना चाहिए, वहां पे बताया, और वहां से भी क्वेश्चन आपके सामने आया। आप सीधे चीजों को समझ सकते हैं, पूरे के पूरे 17 के 17 क्वेश्चंस की एनालिसिस आपके सामने, एज डायरेक्ट मेजर का क्वेश्चन, एज डायरेक्ट जो कि फ्रेम्ड क्वेश्चन था, अभी 20 जो मेजर हुआ है आपका, उसी मेजर में फ्रेम किया गया, एज इट इज क्वेश्चंस आपके आए गए। तो यहाँ सारे टीचर्स का जो पैनल बैठता है वो इस पर एनालिसिस करता है कि बताओ और क्या अच्छा कर सकते हैं, इस पर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आपके सामने प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा जितनी तरह से न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन हो, चाहे डीकलराइज ब्रोमीन वाटर का क्वेश्चन हो, चाहे फिर आपके सामने किसी भी तरह से अलग से क्वेश्चन हो, चाहे प्यूरिफिकेशन के क्वेश्चन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन हो, चाहे आपके रिएक्शंस वाले पार्ट से क्वेश्चन हो, प्यारे बच्चों ये सब देख के आपको कॉन्फिडेंस लगना चाहिए कि हमारे टीचर जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, हमें बस उनको ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमने आपका हाथ थाम लिया है ना, तो साल भर आपका हाथ थाम के ही आगे बढ़ना है। आपको जो भी टीचर क्लास में पढ़ाएं, XYZ जो भी टीचर पढ़ाएं, आपको उन पर फेथ करना है, उनसे पूछना है सर बताइए हमारे लिए बेस्ट क्या हो सकता है। क्योंकि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चाहे एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर हों, लेकिन कोई किसी से कम नहीं है, सब एक बराबर हैं, और सब आपकी मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए और आपके फ्यूचर को चमकाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सर बात करें कि नीट 2026 में अगर कोई जाना चाहता है और वो गलतियां ना करे और बेसिक क्या चीज ध्यान रखे, तो उसके लिए भी अपन ने कुछ पॉइंट्स बनाए थे। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जीवन की राह जो है ना, किसी भी क्षेत्र में रहिए, किसी भी क्षेत्र में रहिए, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, चाहे इंजीनियर बनना चाहें, चाहे IAS बनना चाहें, चाहे किसी और डिसिप्लिन में जाना चाहें, किसी और डिसिप्लिन में जाने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? डिसिप्लिन। और यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत प्यारे बच्चों समझना, क्योंकि आपको बनना है डॉक्टर, और डॉक्टर लिखने के लिए इस वर्ड को कमाना पड़ता है।
डी और आर इस वर्ड को कमाना पड़ता है। ये खुद चीख चीख कर चिल्लाता है कि डी फॉर डिसिप्लिन एंड आर फॉर रेगुलेटरी एंड रिवीजन। भाई आप इस धरती पर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और जब कोई मरीज आपके सामने आएगा ना, और जब उसके परिवार का कोई एक ऐसा सदस्य होगा जो क्रिटिकल पोजीशन में होगा, वो सीधे कहेगा डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब मेरे इस घर वाले को बचा लीजिए। इस समय वो धरती का भगवान आपको मानता है। तो धरती के भगवान को मानने के लिए ऊपर सुपर नेचुरल पावर, जिसे आप जिस तरह से भी देखते हो, वो भी पहले आपकी परीक्षा लेना चाहेगा। ये कोई 1 किलोमीटर की दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है सर, ये एक मैराथन है। और यहां पर हम गिरेंगे तो फिर हमको उठकर फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा ना, रुकावटें होंगी, रुकावटें आएंगी, संदेह करने वाले भी आएंगे, और गलतियां भी होंगी। हमसे गलतियां नहीं होती हैं क्या? होती हैं, इंसान है, ह्यूमन बिहेवियर है, गलतियां होंगी, रुकावटें होंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होंगी। लेकिन अगर आपने कठिन परिश्रम के साथ अपनी राह पे आगे बढ़ गए, डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ गए, तो ऐसी कोई भी गोल नहीं है जिसे आप छू ना सके, जिसे आप छू ना सके। तो डिसिप्लिन, रेगुलरिटी एंड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सोने में डिसिप्लिन, आपके जगने में डिसिप्लिन, आपके खाने में डिसिप्लिन, आपके पढ़ने में डिसिप्लिन, आपके होमवर्क करने में डिसिप्लिन, आपके क्लास के रेगुलर अटेंड करने में डिसिप्लिन, आपकी हर एक चीज में डिसिप्लिन आनी चाहिए। सर आगे आप बताइए। सर देखो, पहला पॉइंट जिसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स और शॉर्ट नोट्स। जनरली क्या होता है कि बच्चा या तो नोट्स पे फोकस करता है या केवल शॉर्ट नोट्स पे करता है। मुझे लग रहा है कि डिटेल नोट्स उसके पास होने ही चाहिए, और बेटर है कि वो उसके खुद के लिखे हुए हो, खुद के लिखे होने चाहिए सर। तो एकदम सही। नोट्स, डिटेल नोट्स होने चाहिए। एंड दूसरा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि चैप्टर का कोई सेक्शन खत्म होता है तो उसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो अपनी लाइन में आप खुद लिखिए, चाहे वो कॉपी में लिखिए चाहे अलग से कॉपी बनाइए। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पास फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, पूरा अंबार लगा हुआ है, आप उसको कैसे 1 हफ्ते में रिवाइज करेंगे? शॉर्ट नोट्स इसलिए उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा है सर रेगुलर रिवीजन। सर ये चीज अपन जानते हैं, जो क्लासों में कितनी बार बोलते हैं। रेगुलर रिवीजन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपकी क्लास का एजुकेटर आपको बोल रहा है तभी आप रिवाइज करें। आपका खुद का शेड्यूल होना चाहिए कि 7 दिन के अंदर मुझे रेगुलर रिवाइज करना ही करना है। क्योंकि बेटा ये बात आपको पता है कि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका रिवाइज करना। आप पढ़ लीजिए लेकिन उसके बाद भी आपका कॉन्फिडेंस केवल तब बनेगा जब आपको चीजें रिवाइज होंगी। और रिवीजन के लिए कहना ना पड़े, ये ध्यान रखिए, रिवीजन की स्ट्रेटजी रखिए, 7 दिन के अंदर आपको एक बार रिवाइज जरूर करना है। अच्छा सर, एक टेस्ट खत्म होता है ना, और टेस्ट खत्म होने के बाद अगला टेस्ट कितनी जल्दी आता है, यस पता नहीं चलता। स्टूडेंट्स कहते हैं सर अभी तो टेस्ट हुआ है, अभी दूसरा टेस्ट आ गया। तो प्यारे, जितना तेज टेस्ट आता है ना, एक चीज ध्यान रखें, अगर बच्चा हर एक माइनर को नीट का एग्जाम मान के देने लग जाए ना, और अपने इवेल्युएशन को करने लग जाए कि आखिर हमसे गलती क्यों हुई है, तो पता नहीं वो टेस्ट देते देते इतनी आसानी से नीट के एग्जाम भी उसको माइनर जैसा लगने लग जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सर ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, फेथ ऑन एजुकेटर। सर ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि अभी बच्चा क्या कर रहा है कि क्लास में आता है, उसके बाद उसे लगता है कि शायद ये जो क्लास का टीचर है ये शायद मुझे उतना नहीं पढ़ा पाएगा, तो मैं किसी ऑनलाइन क्लास देख लेता हूँ, किसी और से पढ़ लेता हूँ। पढ़ने में बुराई नहीं है, लेकिन जिस एजुकेटर से भी आप पढ़ना चाहते हैं या जिस एजुकेटर से आप क्लास में पढ़ रहे हैं उस पर फेथ रखिए। बच्चे क्या करते हैं, एक सेक्शन पढ़ लिया, यहाँ से 4 लेक्चर खत्म, 4 के बाद पता लगा कि यार मजा नहीं आ रहा, 4 लेक्चर कहीं और देखे, फिर वहां लग रहा है यार उसका तो कोर्स बहुत लंबा है, किसी और पे आ गए। यार ऐसा ना करो। 1 साल के कोर्स में अगर आप ऐसे जजिंग पे चले गए कि कौन सा एजुकेटर क्या पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, तो मैं बताऊं कुछ भी होने वाला नहीं है सर। जो भी क्लास में आपको पढ़ा रहा है, बहुत सारा टाइम बच्चे इसमें किल कर जाते हैं। एग्जैक्टली सर। और जब सिलेबस आगे निकल जाता है तो वो किसी भी एजुकेटर का साथ नहीं दे पाते, फिर कहते हैं मेरा इस साल चला गया है। जो भी मिल रहा है, मैंने कहा ना, एक बार हाथ पकड़ लिया आपने तो फिर उस पर फेथ करो, वो आपको पहुंचाएगा, आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। और सर एजुकेटर हमने सबने तैयारी की है सर, हम जानते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एजुकेटर से आके मिलिए। सबसे पहला काम जो करना होता है किसी भी बच्चे को वो है कि उस एजुकेटर से जिससे आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कंटेंट समझने में दिक्कत आ रही है, उससे मिलिए। ये ना सोचें कि उसको मिलके क्या लगेगा, क्या उसे वो कैसा फील करेगा। नहीं, हर एजुकेटर चाहता है कि आपका रिजल्ट बेस्ट हो, क्योंकि आपका रिजल्ट बेस्ट होगा तो उस एजुकेटर के लिए भी सबसे बेस्ट ही होगा। कंपैरिजन जरूरी है, लेकिन किसका? अपना। हाँ। अपना आज का कंपैरिजन अपने आने वाले, जो कल आने वाला है, उससे कंपैरिजन करिए कि आपने कितना अच्छा अपने को इवेलुएट किया है या कितने अच्छे से आपने परफॉर्मेंस को इंक्रीमेंट दिया है, ना कि दूसरों चीजों में कंपैरिजन करिए। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सर नेक्स्ट, सर फिजिक्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बोल रहे हो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बता दे सर, मैंने कहा कई सारे बच्चों को मैंने देखा, इवन दैट मैं तो सीधे बोल देता हूँ, जब वो कहते हैं सर मेरे नंबर नहीं आ रहे लेकिन बहुत मैं हार्डवर्क करता हूँ या करती हूँ, मैंने एक ही चीज में बोलता हूँ, अच्छा एक बात बताऊँ, आप पढ़ते तो बहुत मेहनत से हो,
आपने बार बार थ्योरी पढ़ी है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब पता चलता है हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे मेहनत किए जा रहे हैं और वो ऑब्जेक्टिव में मुझसे क्वेश्चन पूछने वाला है। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन के मिमिक करने की संभावना मेन एग्जाम में रहती है और उसमें फिर मेरा हाथ बहुत फास्ट चलने लग जाता है। और सर होमवर्क में भी हर कोचिंग में ईएलपी रेसेस जो भी होता है वो होता है, सारी एक्सरसाइज करनी होती है बच्चे को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें नीट 25 से पहले भी पता थी और 25 के बाद तो ये मैंडेटरी मान लो, ऑल सॉल्व्ड एग्जांपल्स। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है केवल नीट 2010 से लेके नीट 2025 तक के क्वेश्चन कर लिए, आपको ईएलपीज भी करनी चाहिए। ईएलपीज रेसेस जो भी आपको एक्स्ट्रा आपकी कोचिंग मटेरियल देती है वो ऑल एक्सरसाइज 1 2 3 4 और ऑल सॉल्व्ड एग्जांपल्स। आप जब होमवर्क देते होंगे तो ऐसा थोड़ी ना कहते होंगे बेटा 50 क्वेश्चन है कल ही करके ले आना। नहीं सर, आप समय देते हैं और आपको पता है इसमें कितना समय लगना चाहिए, उससे ज्यादा ही समय आप देते हैं। तो उस समय का प्रयोग करिए, उस टाइम का प्रयोग करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने है वो है रेगुलर टेस्ट। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप टेस्ट दे देते हो। आपने पढ़ाई नहीं करी, सर हमने इस बार तैयारी नहीं कर पाई तो हम टेस्ट नहीं देंगे। अरे प्यारे बच्चों, आप कहते हो मैं घर पे पढ़ लूंगा टेस्ट देने से अच्छा, नहीं पढ़ पाते उतने अच्छे से, क्योंकि अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो टेस्ट के नंबर आपको कॉन्फिडेंस देंगे। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो 3 घंटा आपका मेम में ये चलेगा कि यार मुझसे ये गलतियां हुई हैं, मुझे गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है। उस 3 घंटे में जो आप इवेल्युएशन करोगे ना वो अगले टेस्ट के लिए आपके लिए रामबाण हो जाएगा, एक मेहनत वाली चीज हो जाएगी। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आपकी तैयारी हो चाहे आपकी तैयारी ना हो, प्लीज बच्चों इस चीज को मत छोड़ना। टेस्ट नंबर कम आएंगे, आने दो, अगले में हम इंप्रूवमेंट कर लेंगे। सर अच्छा टेस्ट कॉन्फिडेंस देता है और अगर टेस्ट ऊपर नीचे होता है तो वो आपको रियलिटी चेक वही चीज एकदम, और आपको रियलिटी पता लगती है कि आप गलतियां कैसे करते जैसे इस बार कई बच्चे अगर ने नीट 2025 दिया होगा, मैं लिख कर दे रहा हूं, कई बच्चों को समय लग गया होगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो कॉपी में था, ये क्वेश्चन तो देखा हुआ था, अरे मैंने इसका रिवीजन नहीं किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। कई के मन में पेपर देने के बाद विचार आया होगा कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर में इतनी मेहनत करूंगा कि बहुत अच्छी रैंक लेके आऊंगा। लेकिन बेटा वो जो डिटर्मिनेशन उस समय जो आपकी एड्रेनलिन का लेवल बहुत हाई होता है ना, साल भर मेंटेन करके उसको रखना पड़ेगा। वो स्टार्ट के साथ साथ देखिए, स्टार्ट में सब अच्छा खेलते हैं, अगर हम क्रिकेट की भाषा में बात करें, स्टार्टिंग में सब अच्छा खेलते हैं और एंड में सब अच्छा खेलना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि वो मिडिल ओवर्स में आप अपनी इनिंग्स को कैसे बिल्डअप करते हैं। दिक्कत क्या है कि स्टार्टिंग में बच्चा बहुत जोश में 2 चैप्टर्स में सारा कुछ करेगा, एक्सरसाइज भी करेगा, मॉड्यूल भी करेगा, ईएलपी करेगा, और लास्ट के 2 महीने में वो पीवाईक्यू करेगा, टेस्ट देगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा। लेकिन बीच का टाइम है, इसके अंदर वो डाइवर्ट होता है, हमें उस डाइवर्जन को रोकना होगा। जब भी मन में ऐसे भाव आ जाए ना कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मुझे यहाँ पे जहाँ अकोमोडेशन है वहाँ पे दिक्कत आ रही है, प्लीज सबसे आगे सबसे पास हम टीचर आपके पास हैं, पेरेंट्स आपसे अभी दूर हैं। अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते हो तो तुरंत मेरे पास आओ, हमारे पास आओ, इस अनअकैडमी में जितने टीचर हैं किसी के भी पास आओ। इवन दैट आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, उन टीचर के पास जाओ, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करो, सर मुझे प्रॉब्लम है। अगर हमें आपके प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तो हम कैसे उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे? बिल्कुल सर, रेगुलर टेस्ट की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने आपकी बार एक ऐसा बैच भी लॉन्च करने का सोचा है जिसके अंदर हम श्योरिटी बैच के नाम से उस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में क्या है सर, थोड़ा सा आप हल्का सा बताएंगे मुझे? देखिए, अगर हम आपसे बात करते हैं तो एक है श्योर सक्सेस प्रोग्राम फॉर नीट यूजी। जिस तरह से हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स पर, कुछ बच्चों को हम लोगों ने वॉच किया, मोर देन 100 बच्चों को हमने वॉच किया, उनको बोला कि एक बात याद रखना, अगर आप हमसे टच में रह रहे हो, रेगुलर टच में रह रहे हो, आपके अपडेट हमें डेली मिलते रहेंगे, तो हम पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं कि आप में परफॉर्मेंस अच्छा ही जाएगा। बिल्कुल सर। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, एक बच्चे को तो एक तो मैं हतप्रभ रह गया कि उसके 200-250 नंबर्स के आसपास वो जुड़ा था, 580 नंबर पर अभी है। मैं 580 इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार का 580 भी बहुत ही खतरनाक नंबर है। आप उसको, आपने बोला, आपने वीडियो भी बनाया था कि भैया 140-120 नंबर का डिफरेंस मान के चलो। तो रियली में कह रहे हैं, उसने बोला कि सर मुझे नहीं पता कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि मैं इस बार एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैं एमबीबीएस हो रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, हाँ लेकिन एक बात की थी, वो रेगुलर उसने पढ़ाई करी थी। हाँ एक बात करी थी कि वो क्लास में भी रेगुलर था। हाँ एक बार उसने जरूर करी थी कि उसने हर टेस्ट दिया था। हाँ एक बात उसने जरूर करी थी, जब वो गिरा था तो वो जरूर उठा था, उठ के फिर आगे बढ़ा था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है श्योर सक्सेस प्रोग्राम फॉर नीट यूजी। इसमें क्या है, कुछ चीजें हैं, अगर वो चीजें आप हमारी मान लेंगे, जिसमें
चीजें हम यहाँ डिटेल में अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखें कि जैसे क्लास के अटेंडेंस को लेके, रेगुलरिटी को लेके, अगर इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हैं और वो कवर करते हैं, मोर देन 90% आप अटेंडेंस क्लास में रखते हैं और टीचर के साथ चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपके नीट के एग्जाम में 500 से कम मार्क्स आते हैं, हम कह रहे हैं सर 500 से ऊपर ले जाने की बात कर रहा हूं मैं, 500 से कम मार्क्स आते हैं, तो प्यारे बच्चों आपकी जो कोर्स फी है अनअकैडमी उसका 50% आपको रिफंड कर देगी। और ऐसा प्रोग्राम चलाने वाला, ये हम लोग की मेहनत के कारण अनअकैडमी ने कहा नहीं, अगर आपने ऐसे रिजल्ट दिए हैं तो हम खेलेंगे इस बार। बिल्कुल सर, अनअकैडमी को अपने एजुकेटर्स पे, अपने लर्नर्स पे ट्रस्ट होता है, और उसने अपन सबको मीटिंग में बोला भी था कि एक्चुअली में अगर मेरे एजुकेटर्स इतने अच्छे हैं और बच्चा मेरे साथ डिसिप्लिन में रहता है, वो 90% क्लास भी कर रहा है, कंटेंट भी बना रहा है, टेस्ट भी दे रहा है, तो फिर उसके नंबर अगर कम आ रहे हैं तो ये हमें सोचना होगा, हमें उसे बताना पड़ेगा कि अगर तेरे नंबर कम आ रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास भी है। और इसीलिए अनअकैडमी ने सोचा कि क्यों ना उनकी फीस जो है उसका 50% हिस्सा वापस करना चाहिए। बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में ये पहला इनिशिएटिव अनअकैडमी लेकर आया, इसके लिए मैं अनअकैडमी एजुकेटर्स टीम की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बोला था लास्ट में जब ये पॉइंट अपन लिख रहे थे कि आस्क योर डाउट काउंटर्स हर कोचिंग में लगते हैं सर। जरूर टीचर्स भी मिलते हैं, लेकिन टीचर्स के साथ दिक्कत ये है कि जिस बच्चे को स्पेसिफिकली डाउट है वो बच्चा डाउट पे ही नहीं आता है। अब एक्चुअली होता क्या है सर, दो तरह की चीजें इसमें हो जाती हैं। पहला, मेरे अंदर डाउट है लेकिन मैं पूछूं कैसे, मैं पूछूंगा तो वो पड़ोस वाला कहीं मेरे डाउट्स को सुनकर मेरे पर हंसना दे। अरे हंसने दो भाई, हंसने दो, आज वो हंसना चाहता है तो हंसने दो, लेकिन आप अपने डाउट पूछो, आपका हक है डाउट पूछने, और उस हक का प्रयोग आपको करना है। और डाउट भी वही पूछता है जो पढ़ता है। बिल्कुल सर, जो पढ़ेगा नहीं उसको डाउट भी नहीं आएगा। तो कभी ऐसा क्लास में मत सोचना कि मैं डाउट पूछूं या ना पूछूं, तो आपको डाउट पूछना है। दूसरी बात, कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप डाउट पूछते हो और टीचर्स कह देता है कि चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको आपको बताऊंगा, ठीक है। आप टीचर्स के रिस्पेक्ट करते हुए आप उससे समय ले लीजिए, वो आपको डाउट बताएगा, लेकिन अपने डाउट को प्लीज अपने तक मत रखें, उसको क्लियर करें। और सबसे पहली कोशिश करी जाए कि क्लास की चीजों को कंसेप्ट से रिवाइज करें, हो सकता है सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएं। बिल्कुल। और जो ना आए, दोस्त भी तो बनाओ यार, अच्छे दोस्त बनाओ ना। सही बात है। अगर हमें डाउट्स आ रहा है तो अच्छे दोस्त बनाओ, हो सकता है वो दोस्त ही आपके डाउट को क्लियर कर दे। अदरवाइज हम सब आपके लिए डाउट के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी आगे बढ़ने की जरूरत है। तो सर अगर इन बातों को बच्चा ध्यान रखेगा तो नीट 2026 इजी होगा, टफ होगा, वो सब बात की बात है। कि बेसिक चीजें हैं जो बच्चा पहले भी फॉलो करता था, चाहे वो एम्स थी या नहीं थी, और जो बच्चा अभी भी फॉलो कर रहा है, पेपर का स्तर चाहे कुछ भी हो, वो अच्छा ही स्कोर करेगा, सेलेक्ट हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना है, अगर पेपर टफ आया है तो सारे बच्चों के लिए टफ आया है, अगर पेपर इजी आया है तो सारे बच्चों के लिए इजी आया है। पहला प्रश्न हमें स्वयं से करना है कि हमने इस पूरे जर्नी में अपने जो मुझे वर्क दिया गया था तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, मैं उसमें ऑनेस्ट रहा कि नहीं रहा। ये अगर प्रश्न आपने अपने आप से कर लिया, और जीवन में एक चीज और याद रखना, अगर जीवन में काश वर्ड को आपने हटा दिया, काश मुझे और समय मिल गया होता, काश मैंने ये रिवाइज कर लिया होता, ये काश वर्ड अगर आपने अपने जीवन से हटा दिया ना, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपसे सिलेक्शन नहीं होता है तो आप में इंप्रूवमेंट जरूर हुआ होगा, और ये डेस्टिनी आपको किसी ऐसे जगह ले जाना चाहती होगी जहां आप बेस्ट करके आएंगे। तो कभी भी आपको हारना नहीं है, आपको हमेशा जीतने वाली सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। चलिए सर, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आपको बताते हैं फिर से कि हम आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। लेट्स क्रैक इट।